मेरा नाम पंकज गुप्ता है। आज हम लोग आर ओ आर ओ के दो टॉपिक को समझने की मुख्य परीक्षा के दो टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक ये है पत्राचार। पत्राचार और दूसरा टॉपिक ये है कि इस पत्र का जो है इस पत्र का सारणी रूप में यानी कि टैबुलर फॉर्म में लिखना। टेबुलर फॉर्म में लिखना, इस दो टॉपिक को जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू ही करते हैं। पहला पत्राचार। पत्राचार में हम लोग देखेंगे कि आखिर पत्र क्या होती है। पत्र क्या होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे जो है कि इसकी हमारे आपके जीवन में यह क्यों आया, इसकी क्या उपयोगिता है। दूसरा, यह क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। तीसरा, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या उपयोगिता है। हम लोग जानते होंगे कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। और समाज में अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने अभिव्यक्ति को, अपने सूचनाओं को एक दूसरे से क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जाहिर सी बात है कि यह जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, यानी जो संचार हो रही है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह कैसे होगी। तो इसके लिए सर्वप्रथम आया था जो है मौखिक संचार। सर्वप्रथम क्या आया, मौखिक संचार। सर्वप्रथम मौखिक संचार आई, सर्वप्रथम मौखिक संचार आया। लेकिन इस मौखिक संचार की भी जो है कुछ सीमाएं हैं। मौखिक संचार की सीमाएं हैं। मौखिक संचार की सीमाएं हैं। पहली सीमा क्या होती है, अगर हम मौखिक संचार करते हैं तो हो सकता है कि हम कोई संदेश कहें तो वह 10 मीटर जाएगा, 20 मीटर जाएगा, 30 मीटर जाएगा। एक निश्चित भौगोलिक सीमा के बाद वह संदेश नहीं जा सकता है। इसका मतलब इसकी सबसे पहली सीमाएं होती हैं भौगोलिक सीमा। इसकी सबसे बड़ी सीमाएं होती हैं भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा। दूसरा जो है इसमें होती है मिलावट होने की संभावना होती है। जैसे अगर हम कहें कि कोई संदेश किसी को बताएं कि वह संदेश जाके दूसरे से कह दे मौखिक रूप में, तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है। या तो वह व्यक्ति दूसरे से ना कहे, या तो अगर कहे तो कुछ उसमें घटा बढ़ा के कर दे, यानी त्रुटि होने की संभावना, मिलावट होने की संभावना होती है। सर्वप्रथम दूसरा क्या होती है इसमें कि इसमें संदेशों में जो है, संदेशों में मिलावट की संभावना होती है। मिलावट की संभावना होती है। मिलावट की संभावना होती है। तीसरी इसमें सीमा क्या होती है, किसको हम बार बार सुन नहीं सकते, रिकॉर्ड के रूप में रख नहीं सकते, संरक्षित कर नहीं सकते। इसका मतलब इसमें क्या होती है, इसको हम संरक्षित संरक्षित कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। इन सभी सीमाओं को देखते हुए जो है बाद में लेखन शैली का विकास हुआ, लिपियों का विकास हुआ। और इन लिपियों और लेखन शैली विकास होने के कारण जो है इसके बाद क्या आया, लिखित संचार का उद्गम हुआ। 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 क्यों हुआ, क्योंकि जो है लिपि का विकास हो गया। लिपि का विकास हो गया। अब इन लिखित जो है संचार के उद्भव होने से इन जितनी भी इसकी सीमाएं थी, जितनी भी इसकी चैलेंजेस, ये समस्याएं थी, ये सब समस्याएं क्या हो गई, दूर हो गई। पहली, भौगोलिक सीमा की कोई बाधाएं नहीं रह गई। जो है हम मतलब कहीं कितनों भी दूर हो हम उस संचार को पहुंचा सकते हैं। जैसे हम एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक समाज से दूसरे समाज, इसको हम संदेशों को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसमें यानी कि कोई जो है भौगोलिक जो है सीमा नहीं होती है। कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है।
भौगोलिक सीमा नहीं होती है, भौगोलिक सीमा नहीं होती है। इसका मतलब क्या होती है, डाक व्यवस्था का क्या होगा, शुभारंभ होगा, डाक व्यवस्था का शुभारंभ होगा। दूसरा जो है, दूसरा इसको हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा जो है, इसमें क्या होती है, इसमें मिलावट होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है जैसे अगर हम संदेश को लिखे हैं वैसे ही संदेश हुबहू दूसरे व्यक्ति के पास एकदम जाएगा। इसमें त्रुटि और मिलावट की कोई संभावना नहीं होती है, इसमें मिलावट की संभावना नहीं होती है, इसमें मिलावट की संभावना नहीं रहती है, इसमें मिलावट की संभावना नहीं रहती है, नहीं रहती है। ठीक है। अब इन्हीं सभी आवश्यकताओं के कारण जो है, इन्हीं सभी आवश्यकताओं के कारण, किन, इन्हीं जो भौगोलिक सीमाओं का कोई बाधा ना होने के कारण, संरक्षित कर सकने के कारण, मिलावट की संभावना नहीं होने के कारण, इन्हीं सभी आवश्यकताओं के कारण, लिपियों की तकनीक आ जाने से कारण पत्र का क्या हुआ, उद्गम हुआ, यानी पत्र का विकास हुआ। ठीक, यानी कि सर्वप्रथम मोटी मोटा देख सकते हैं जो है क्या, कि मौखिक संचार में उसमें कुछ सीमाएं थी, उसमें कुछ समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए लिपियों का विकास हुआ, लेखन शैली का विकास हुआ, लिखित संचार का उद्गम हुआ, और लिखित संचार के उद्गम मौखिक संचार में जो समस्याएं थी वो समाप्त हो गई, और इसी लिखित संचार के तहत जो है पत्र का उद्गम हुआ। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है पत्र का उपयोग, पत्र का उपयोग, पत्र का उपयोग, पत्र का उपयोग। सर्वप्रथम पत्र का उपयोग अगर देखें तो क्या होगा, सर्वप्रथम पत्र का उपयोग अगर शुरुआत में देखें तो हमारे जो है परिवार में जो हमसे दूर रहते थे उनके साथ संचार व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए पत्र का प्रयोग होता था। जैसे हमारा भाई कहीं दूर पे है या पिताजी कहीं पर हैं तो भाई के नाम से, भाई का पुत्र का पिता के नाम से जो है, भाई का बहन के नाम से, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो है पारिवारिक जो है, पारिवारिक 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 संचार को, पारिवारिक संचार को बनाए रखने के लिए, पारिवारिक संचार को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। दूसरा जो है, अब देखा जाए तो सांस्कृतिक कार्य व्यवहारों को जो है, यानी सांस्कृतिक कार्य व्यवहार को सुचारू ढंग से जो है उसको निष्पादित करने के लिए, सांस्कृतिक कार्य व्यवहार को, सांस्कृतिक कार्य व्यवहार को, सांस्कृतिक कार्य व्यवहार को निष्पादित करने के लिए, निष्पादित करने के लिए, निष्पादित करने के लिए, निष्पादित करने, जैसे जो है सरकार जो है, सरकार के अधिकारी जो है विभागों के बीच जो है संचार का आदान प्रदान करने के लिए, मंत्रालयों के बीच जो है एक पद से दूसरे पद के बीच जो है इन सभी कार्यों को पत्र के माध्यम से किया जाता है। तीसरा जो है व्यापारिक, व्यापारिक व्यापारिक कार्यों को, व्यापारिक कार्यों को संपादित करने के लिए, संपादित करने के लिए, करने के लिए ये क्या है, पत्र का उपयोग है। ठीक है, पत्र का उपयोग है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पत्र कितने प्रकार का होता है। पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, पत्र जो है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, पहला होता है औपचारिक पत्र, पहला होता है औपचारिक पत्र। देखिए औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र जो है इसमें ये होती है कि इनकी जो है एक निश्चित भाषा शैली होती है, एक निश्चित प्रारूप होती है, एक निश्चित फॉर्मेट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र जो है। जैसे अगर हम कहें जो है कि इसमें जो शासकीय कार्य होते हैं उसकी क्या होती है, जो शासकीय कार्य निष्पादित किए जाते हैं, शासकीय कार्य जो निष्पादित किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं, किए जाते हैं, वो इसी में आते हैं जो है। इसमें क्या होती है,
निश्चित निश्चित भाषा शैली, निश्चित भाषा शैली। दूसरा, निश्चित प्रारूप होती है, निश्चित प्रारूप होती है, इसमें होती है। जो हमारे सिलेबस में है ROARO का, इसी औपचारिक जो है पत्र में ही है, जिसको अभी हम देखेंगे सिलेबस के रूप में। दूसरा एक होती है अनौपचारिक पत्र, दूसरा होती है अनौपचारिक पत्र, दूसरा होती है अनौपचारिक पत्र, जिसका दूसरा होती है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होती है कि इसकी जो है एक निश्चित कोई भाषा शैली नहीं होती है, कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होती है, कोई निश्चित प्रारूप नहीं होती है। जैसे अगर हम कहें जो है क्या कि इसमें जो अपनी भावनाओं को है जैसे को वैसे ही हूबहू हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकें। जैसे परिवार में भाई के भाई है, भाई का पिता के नाम जो है, भाई का भाई के नाम जो है, भाई के बहन के नाम जो है, जो है संदेश सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो किस में आती है, वह जो है अनौपचारिक शैली में आती है जो है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो है कि औपचारिक पत्र में जो सिलेबस है इसी औपचारिक पत्र का होता है, लेकिन कभी कभी अनौपचारिक पत्र भी पूछ दिए जाते हैं जो है। लेकिन हम लोग सिलेबस में देखेंगे कि औपचारिक पत्र के कौन कौन से पत्र हैं जो है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो है कि हमारे सिलेबस में क्या है। देखिए, ये अनौपचारिक शैली में आती, यह जो है औपचारिक पत्र के उदाहरण है, उदाहरण है। सर्वप्रथम आता है इसमें शासकीय पत्र, दूसरी आती है अर्धशासकीय पत्र, तीसरा आता है कार्यालयीय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, किसी और इसका ये तो हो गया जो है। ये 3 लेटर आते हैं ROARO में, इसमें से एक रहेगा, इसमें से एक रहेगा, इन दोनों में से एक या इन दोनों में से एक, कोई जो है या तो यहां से उठाएगा या तो यहां, इसमें से भी एक रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज आती है कि इसमें सारणीय रूप में एक सार लेखन किया जाता है, सारणीय रूप में सार लेखन किया जाता है जो है। ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो सारणीय रूप में होती है, सारणीय रूप में ये होती है, जैसे अगर हम कह दें कि कोई पत्र हमने लिखा, कोई पत्र लिखा, तो उस कार्यालय में जो संदेश होते हैं, जो पत्र होते हैं, उसमें निहित संदेशों का जो है अभिलेखन करने के, अभिलेखीकरण करने के लिए, अभिलेखीकरण, अभिलेखीकरण, अभिलेखीकरण का मतलब क्या होती है, अभिलेखीकरण का मतलब होती है कि इसको रिकॉर्ड के रूप में क्या करने के लिए, रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए, रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए, और या उनके रखरखाव के लिए, जो रखरखाव के लिए के संदर्भ में प्रयोग की जाने वाली विद्या को ही हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। यानी कि कोई पत्र है, उसमें निहित जो है संदेशों के अभिलेखीकरण एवं उनके रखरखाव के में प्रयोग किए जाने वाली विद्या को ही या शैली को ही हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म जो है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सर। ठीक। अब बात आती है जो है कि पत्र लेखन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, पत्र लेखन से संबंधित कौन कौन से पत्र पूछे जाते हैं, यानी पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न। पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न में सबसे पहला ये होती है कि इसकी विशेषता क्या होती है, नहीं, इसकी जो है परिभाषा क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। दूसरी इस पूछता है, दूसरा इसकी 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 विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है। तीसरा, इसके महत्व क्या है, इसके महत्व क्या है। चौथा, दो पत्रों के बीच अंतर को पूछता है, दो पत्रों के बीच, दो पत्रों के बीच
दो पत्रों के बीच अंतर करने के लिए पूछता है। पांचवा जो है कहता है कि कोई भी शासकीय, अर्धशासकीय या परिपत्र या अनुस्मारक या टिप्पणी या प्रतिवेदन को कहता है कि उदाहरण से आप समझाइए, यानी कि उदाहरण से समझाने के लिए प्रश्न पूछता है, समझाइए। और छठवां जो है इसमें एक पत्र का प्रारूप, रूपरेखा या लिखित प्रारूप बनाने को पूछता है, यानी कि इसकी जो है इसकी ड्राफ्ट बनाने के लिए पूछता है जो है, ठीक है, इसकी ड्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, इसकी ड्राफ्ट बनाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है एक एक पत्र को हम लोग अलग से अब पढ़ेंगे, एक एक पत्र को अब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे जो है शासकीय जो है पत्र, शासकीय पत्र, शासकीय पत्र, ठीक है। देखिए शासकीय पत्र को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीजें जान लेते हैं। पहली चीज जो होती है कि जो एक होती है पद, विभाग में जो है, यानी कि शासन में एक होती है पद, एक होती है पद पर पदाधिकारी, यानी कि पद पर बैठने वाला पदाधिकारी, ठीक। एक पद की दो विशेषताएं होती हैं। पद क्या होती है? एक अमूर्त होती है, अस्थाई होती है। जैसे अगर हम कहें जो है कि कोई भी डीएम का पद एक अमूर्त होता है, दिखता नहीं है, या प्रधानमंत्री का पद अमूर्त होता है, दिखता नहीं है, और यह एक हमेशा होता है, बना होता है। इस पर बैठने वाला व्यक्ति पदाधिकारी वह खाली हो सकता है, उसका नियुक्ति हो सकती है, उसका ट्रांसफर हो सकता है, उसका टर्मिनेशन हो सकती है, वह रिटायर हो सकता है, वो उसका डेथ हो सकता है, लेकिन पद हमेशा क्या होती है? बनी रहती है। सर्वप्रथम ये दो चीजें होती हैं, यानी कि यह जो है मूर्त होती है, यह मूर्त होती है। दूसरा यह एक अस्थाई होती है, यह अस्थाई होती है, ठीक। अब बात आती है कि शासकीय पत्र में जो है जो पत्र होते हैं वह पद से पद को जारी किए जाते हैं। जैसे एक डीएम जब दूसरे डीएम को पत्र लिखेगा, या जो है जब जो है प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव दूसरे डीएम को पत्र लिखता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? शासकीय पत्र। लेकिन जो है जब एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को पत्र लिखता है, या जो है एक जो है पदाधिकारी किसी अशासकीय व्यक्ति को पत्र लिखता है, तो अर्ध सरकारी में आता है। यानी कि इसमें समझने की बात यह है कि जो शासन में जो है जो पद होते हैं, अगर पद से पद को जो है पत्र जारी किया जाता है तो शासकीय में आते हैं, लेकिन अगर पदाधिकारी से संबंधित अगर जो है संचार किया जाता है तो उसको अर्धशासकीय में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि शासकीय पत्र की परिभाषा क्या होती है। शासकीय पत्र की परिभाषा यह होती है कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्ष पत्र व्यवहार किया जाता है। जैसे अगर हम कहें जो है कि डीएम लखनऊ जो है किसी एसडीएम या प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार का जो है किसी डीएम को पत्र लिखता है, तो किस में आता है? यह आएगा जो है शासकीय पत्र में जो है, ठीक है, शासकीय पत्र में। यानी कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है यह पद से पद को जारी किया जाता है, लेकिन अगर यहीं पर जो है पदाधिकारी से संबंधित अगर सूचनाओं का आदान प्रदान पत्र संचार किया जाता है, यानी पत्र लेखन किया जाता है, तो अर्ध शासकीय में आता है। यानी कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्ष पत्र व्यवहार किया जाता है। यानी कि एग्जाम में इस परिभाषा को एकदम रट लेना है और इसी को क्या कर देना है? कॉपी कर देना है। दूसरी चीज इसकी विशेषता क्या होती है? शासकीय पत्र की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है, ठीक है। शासकीय पत्र की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत
देखा जा सकता है। ठीक है, अब बताती है कि इसकी जो है विशेषता में इतने पॉइंट्स होते हैं। किसी भी जो है हम बताएंगे कि किसी भी जो है पत्र लेखन में कोई भी वो पत्र हो जो है, इसमें इसी पॉइंट को लेकर हम इसकी विशेषताओं को लिखने की कोशिश करेंगे। पहला, इसकी उद्गम क्या होती है? इसकी उद्गम सदैव शासकीय पद। मैंने बोला है कि इसकी उद्गम या गंतव्य, यानी उद्गम और गंतव्य हमेशा पद से पद होते हैं, यानी कि इसका उद्गम हमेशा शासकीय पद में। अगर यही हम अर्ध शासकीय कह दें तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उद्गम किसी पदाधिकारी से होता है। यानी कि अगर हम शासकीय पत्र देख रहे हैं तो इसका उद्गम किसी शासकीय पद से होता है। दूसरा जो है, इसका संचालन कैसे कैसे होता है? इसका संचालन यह सदैव पद से पद को किया जाता है। और ये क्या होता है? द्विआयामी। द्विआयामी का मतलब वरिष्ठ से द्विआयामी का मतलब द्विआयामी का मतलब वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्या होती है, इसकी विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु में होती है कि जो भी शासकीय नीतियों होते हैं, निर्णयों होते हैं, या जो आदेशों सूचनाओं होते हैं, ये सभी जो है इसके क्या होते हैं? विषय वस्तु होते हैं। यानी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, सूचनाओं, निर्देश आदि इसमें क्या होते हैं? निहित होते हैं। भाषा क्या होती है? इसकी भाषा सदैव सटीक होती है, सारगर्भित होती है, औपचारिक होती है। औपचारिक हमने बताया है कि इसके औपचारिक का मतलब इसकी क्या, इसकी एक निश्चित भाषा शैली होगी, एक निश्चित फॉर्मेट या प्रारूप होगी। ठीक है, इसमें होती है। यानी कि इसकी भाषा कैसी? औपचारिक होती है। औपचारिक का मतलब एक और भी होता है कि इसमें जो है, इसमें औपचारिक में जो है कष्ट, निवेदन, कृपया, अनुरोध, आग्रह आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें निवेदन करना, कष्ट करना, कृपया करना, अनुरोध करना, आग्रह करना, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें? औपचारिक में जो है। ठीक है, तीसरी चीज होती है, इसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसको समझने की कोशिश करिएगा जो है। ठीक है, इसमें जो है अन्य पुरुष शैली में जो है, इसकी जो शैली होती है अन्य पुरुष शैली में, जैसे अगर हम कहें जो है अन्य पुरुष शैली की बात ये होती है कि अगर हम कहें पहली चीज अन्य पुरुष शैली, देखिए किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं। किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, पहला अन्य पुरुष शैली में, दूसरा उत्तम पुरुष शैली में। उत्तम पुरुष शैली में अगर हम कहें जो है कि अपनी ही बात को अपने ही बिहाफ पर अगर कहें जो है तो आएगा किसमें? अन्य पुरुष शैली में। जैसे हम कहें कि इसमें पत्र का उद्गम कैसे होता है? पद से। पद पर है और पदाधिकारी हम ही हैं, यानी कि पद के जो कार्य हो रहे हैं उसको हम ही कह रहे हैं, तो किसमें आएगा? अन्य पुरुष शैली में। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मैंने अपने ही बात को अपने ही बिहाफ पर कहा। जैसे मैं जो है उत्तराखंड जा रहा था, यानी कि मैं ही अपने बिहाफ पर अपनी ही बात को कह रहा हूं। इस प्रकार कहने की शैली को क्या कहते हैं? अन्य पुरुष शैली। इसका मतलब इसमें पद होती है और पदाधिकारी हम ही हैं, तो पद के संदेशों को जो है हम ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी भाषा शैली कैसी होगी? अन्य पुरुष शैली को। दूसरी, अगर जो है पद जो है, अगर कोई पद के सापेक्ष हम अपनी बातों को पद के बिहाफ पर, जैसे अगर हम कहें कि दूसरे की बातों को, कोई बात है, कोई संदेश है और वो दूसरे का है, तो उसके बिहाफ पर अगर हम उसकी बातों को कह रहे हैं
यानी कि दूसरे बिहाफ पर अगर हम उसकी बातों को कह रहे हैं तो उसमें आता है उत्तम पुरुष शैली। जैसे अगर कहा जाए कि जो पद के जो कार्य हैं, संदेश हैं, अगर इसके बिहाफ पर अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब किस में आएगा, उत्तम पुरुष शैली। इसको अब से समझा देते हैं। जैसे अगर कहा जाए जो है कि जो पद है और पद के जो संदेश हैं, यानी कि खुद पद है और पद के संदेशों को पद से संचार किया जा रहा है तो आएगा अन्य पुरुष शैली में। लेकिन अगर खुद पद के जो संदेश हैं, पद के जो कार्य हैं, पद के जो संचार किया जा रहा है, अगर पदाधिकारी कह रहा है, पद के बिहाफ पर कह रहा है तो आएगा किसमें, उत्तम पुरुष शैली। यानी कि जो है अर्धशासकीय में जो है उत्तम पुरुष शैली होती है और जो शासकीय पत्र होते हैं अन्य पुरुष शैली में होते हैं। ठीक है। अब एक आता है प्रारूप। पत्र का प्रारूप सदैव नियत और औपचारिक होती है। ठीक है, नियत और औपचारिक होती है। संबोधन होती है एक नियत और औपचारिक होने का मतलब एक निश्चित फॉर्मेट होती है, एक निश्चित प्रारूप होती है। संबोधन, पत्र का संबोधन सदैव पद से सापेक्ष नियत और औपचारिक होता है। संबोधन शब्दावली महोदय शब्द लिखी जाती है। इसमें जो है शुरुआत में जो है शासकीय पत्रों में जो है महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्धशासकीय में हम बताएंगे उसमें प्रिय श्री महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है समापन। इस पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात आती है महत्व। महत्व हम लोग अभी परिभाषा देख लिए, परिभाषा के बाद इसकी विशेषता को देखें, विशेषता के बाद इसकी महत्व को देख रहे हैं। महत्व देखिए, इसका पहला महत्व ये होती है कि विभिन्न विभाग और अधिकारियों के मध्य सुचारू संप्रेषण और आपसी तालमेल को बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि शासकीय जो कार्य होते हैं उसमें एक पद से दूसरे पद या पदाधिकारियों के बीच जो है एक संप्रेषण और आपसी तालमेल बनाए रखता है। दूसरा पदीय, जो पद से संबंधित पदीय कार्य होते हैं यानी पदीय दायित्वों का निर्वहन यथोचित ढंग से करता है। तीसरा जो है जो पद होते हैं, जो पत्र लेखन होते हैं उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। मैंने बोला ही है, रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। यानी कि अतीत के जो हम निर्णय जो है उस लेटर के पत्र के माध्यम से जो लिए हैं उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसको पुनरावलोकन किया जा सकता है और वर्तमान निर्णय का वो आधार भी हो सकता है कि हम पिछली बार या पिछले दिनों में हम कौन सा निर्णय लिए थे और भावी निर्णयों के लिए वो एक मार्गदर्शक का कार्य करता है जो है। ठीक है। तीसरा जो है यह जो है जो पद के जो है जो मतलब शासकीय पत्र होते हैं, कोई भी जो है मतलब पद से पद को जारी किया जाता है, उससे जो निर्णय लेते हैं इस बात को प्रकट करता है कि वह जो है कौन सा पद जो है कौन सा निर्णय लिया था। इसके नाते निर्णय लेने के नाते जो है उसकी एक जवाबदेहिता बन जाती है कि हम जो निर्णय लिए थे सही गलत के लिए वो जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है, जिसके नाते जो है शासकीय कार्यों में जो है उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाई जाती है। ठीक है, अगर वो सही हुआ तब तो ठीक है, अगर वह निर्णय गलत हुआ तो इसके लिए अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है। अब बात आती है शासकीय पत्र का प्रारूप। शासकीय पत्र का प्रारूप, ठीक है, एग्जाम में जो है एग्जाम में ये प्रारूप को कई रूपों में पूछ सकता है। इसके कई नाम हैं। पहला इसको रूपरेखा नाम देता है, रूपरेखा बनाइए। दूसरा प्रारूप बनाइए। चौथा, तीसरा लिखित प्रारूप। ये तीनों बनाने के लिए मतलब एक ही जो है नाम, इसके प्रारूप का नाम, ये अलग अलग नाम है। बात एक ही है कि इसका एक ड्राफ्ट बनाना, इसका एक प्रारूप बनाना, यानी रूपरेखा, प्रारूप, लिखित प्रारूप एक ही बात होती है। इसमें कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है जो है। अब हम लोग देखेंगे जो है इसकी जो है इसकी प्रारूप क्या होती है। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे पत्रांक। पत्रांक क्या होती है? पत्रांक ये होती है, इसको हम पत्र संख्या भी लिख सकते हैं, पत्र संख्या, या हम ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्र प्लस अंक, यानी कि पत्रांक। इसको पत्र संख्या भी लिख सकते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्र प्लस अंक। यानी कि जो भी जो है आप लोग देखे होंगे
या जब आप सिस्टम में जाएंगे तो आप कोई भी जो है पत्र जारी करते हैं तो जब वो लेटर जाता है तो एक वहाँ पर एक रजिस्टर होती है, उस पर एक रजिस्टर ऐसे ही बनी होती है, उसमें जो है सभी लेटरों का एक क्रम होता है, सभी लेटरों का एक क्रम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्रम नंबर 1, क्रम नंबर 2, उसके बाद उसमें एक ईयर होती है। जैसे अगर हम कहें 14 क 1/2024, ठीक है, ऐसे अगर हम लिख दें पत्र संख्या, अब सेट क्लियर करके लिख देते हैं, 14/1/2023 24, या लिख दें 4/1/2023, ऐसे अगर लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे लिख दिया है तो ये बताता है वित्तीय वर्ष, अगर ऐसे लिख दिया ये बताता है 2023 में लेटर जारी हुआ था। दूसरा जो है यह पत्र की मूल संख्या को बताता है, कौन, यह पत्र की मूल संख्या को बताता है। तीसरा ये क्या बताता है, पत्र की उप संख्या को। जैसे मान लीजिए कि 14 नंबर पर कोई पत्र जारी हुआ था, ठीक है, तो 14 नंबर ये बताएगा किस सन में हुआ था, तो इस सन में इसको निर्गत किया, यानी कि यह निर्गत वर्ष को बताता है। क्या बताता है, निर्गत वर्ष को, यह निर्गत वर्ष को बताता है। और ये उप संख्या, जैसे 14 पर एक कोई पत्र जारी हुआ था और इसी पत्र के संदर्भ में एक और पत्र जारी किया गया जिसको हम कहते हैं क्या, उप संख्या। यानी कि इसका मतलब उप संख्या अगर है, इसका मतलब इसी पत्र के संदर्भ में कोई एक नया पत्र भी जारी किया गया, इसको ये बताता है। और ये पत्र की मूल संख्या को बताता है, ये पत्र की वार्षिक वर्ष को बताता है जो है, यानी निर्गत वर्ष को बताता है, इसको कहते हैं पत्र। यानी कि पत्रांक में हम पत्र संख्या भी लिख सकते हैं और पत्रांक भी लिख सकते हैं। अब पत्रांक हमेशा प्रेषक से एक लाइन ऊपर होता है। अब बात आती है प्रेषक क्या होता है। प्रेषक का प्रेषक का मतलब होती है जो पत्र को क्या करता है, जारी करता है, जो पत्र को जारी करता है, जो पत्र को जारी करता है उसे क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। जो पत्र को जारी करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेषक। प्रेषक में हमेशा जो है नाम होती है, पद होती है और शासकीय पता होता है। नाम, पद और शासकीय पता होता है, नाम, पद और शासकीय पता होता है। और जो सेवा में होती है, जिसको पत्र जारी किया जाता है उसको कहते हैं क्या, सेवा में, यानी कि यह प्रेषित होता है और ये क्या होता है, प्रेषक। ठीक है, इसमें पद होती है और शासकीय पता होती है। दूसरा एक अनुभाग क्या होती है। अनुभाग समझ लीजिए कि कोई भी जो है विभाग, मान लीजिए ये कोई विभाग है और ये विभाग जो है कई अनुभागों में क्या होता है, बटा होता है। यानी कि अनुभाग मतलब उस विभाग में किस जो है उप विभाग के हैं, कि किस उप विभाग से यह लेटर को जारी किया जाता है, उसी को कहते हैं क्या, अनुभाग जो है। तो अनुभाग 1, 2, 3, 4 कई जो है विभाग कई अनुभागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं, जिसको हम कहते हैं अनुभाग। इसमें दिनांक होती है और यहाँ पर स्थान होता है। ठीक है, विषय होती है, विषय में जो है हम मतलब लेटर को किस संदर्भ में जारी कर रहे हैं उसमें क्या होती है, विषय। जो मूल संदर्भ होती है कि जिसके संदर्भ में हम लेटर को जारी कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, विषय में। और विषय में लिखने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे के संदर्भ में, के संदर्भ में, या परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में, ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट में के संदर्भ में या के परिप्रेक्ष्य में लास्ट में हम लिखते हैं। महोदय उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है, उसके बाद डैश डैश लाइन में, जो मतलब इसमें जो है हमारी संदेश, नीतियां होती हैं, निर्णय होते हैं, आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, सभी को बीच में हम लिखते हैं जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जब वहां लिखेंगे जो है लेटर को, तो इसमें दूसरे वाले में लिखते हैं कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें जो है। ठीक है, संलग्नक, संलग्नक क्या होती है। संलग्नक में जो है, संलग्नक का मतलब ये होती है, संलग्नक, संलग्नक का मतलब एक होती है सम प्लस लग्न प्लस अक, अक।
सम का मतलब होती है बराबर, बराबर। लग्न का मतलब होती है लगा हुआ, लगा हुआ, ठीक है, यानी कि बराबर लगा हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी लेटर जारी किया गया है, उसके दावे की पुष्टि के लिए यानी कि उसके संबंध में कार्रवाई के लिए कुछ हमारे पास तथ्य होंगे जो है, कुछ आंकड़े होंगे जो है, कुछ सूचनाएं होंगे, कुछ जो है पेपर के कटिंग होंगे जो है, ये सभी इसमें अटैच कर दिया जाता है ताकि हमारी जो लेटर की दावे की पुष्टि हो सके, मतलब वो मतलब प्रभावी तरीके से उस दावे की पुष्टि किया जा सके। यानी कि इसमें जो है जितने भी हमारे तथ्य होंगे, आंकड़े होंगे, जितने भी हमारे फोटोग्राफ्स होंगे, जितने भी हमारे पेपर के कटिंग होंगे, जितने भी हमारे रिपोर्ट होते हैं, यानी संलग्नक में जो है जितने भी तथ्य, आंकड़े, रिपोर्ट, पेपर कटिंग, ये सब होते हैं, उस संलग्नक में क्या किए जाते हैं, सब डाल दिए जाते हैं ताकि हमारे दावे की पुष्टि हो सके। जैसे आरओ के मेंस एग्जाम में जो है अगर हम मेंस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारी दावे की पुष्टि के लिए हमको पूरी एकेडमिक की जो है, पूरी जाति प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है, ताकि हमारी जो है डेट ऑफ बर्थ, हमारी कास्ट जो है, हमारे एकेडमिक के नंबर जो है, हमारी जो है वैलिड जो है एलिजिबिलिटी की जो है दावे की पुष्टि हो सके, इसके लिए सब कुछ उसमें दावे संलग्न के रूप में भेजा जाता है जो है। ठीक। अब बात आती है हस्ताक्षर और पदनाम और नाम और पदनाम। पहली चीज जो होती है इसमें इसमें जो ये हस्ताक्षर नाम होती है, इसका मतलब ये होती है कि जो इसमें जो बातें लिखी गई हैं, यानी ऊपर जो बातें लिखी गई हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसे हम आम आप लोग देखे होंगे कि जो ऊपर लिखी बातें होती हैं उसकी जिम्मेदारी के लिए नीचे एक सिग्नेचर करनी पड़ती है, उसी तरह यहाँ पर भी है कि ऊपर जो भी जो है निर्णय लिए गए हैं या जो भी संचार किए जा रहे हैं, जो भी पत्र जारी किए जा रहे हैं, उसका निर्णय कौन लेगा, जो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सिग्नेचर। यहाँ पर सिग्नेचर कौन, क्योंकि यही जब पेपर ये पत्र को कौन जारी कर रहा है, ये व्यक्ति, ये पद जो है, तो वही व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कि पूरी जो है हम जो बातें कहें उसकी पूरी जो है जिम्मेदारी मेरी है। तीसरी क्या होती है, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु क्या होती है, प्रेषित होती है। अब बात आती है कि ये क्या होती है, ये क्या होती है प्रतिलिपि। जैसे अगर हम कहें जो है कि कोई भी तहसील में, तहसील में तहसील में कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, बिगड़ गई है, इसमें बिगड़ गई है, तो इसके लिए डीएम किसको पत्र लिखेगा, डीएम लिखेगा जो है एसडीएम को पत्र, एसडीएम को पत्र। और इसके लिए डिसीजन कौन लेगा, एसडीएम लेगा। उस पत्र जब जाएगा डीएम लिखेगा कि इस पर आप जो है उपयुक्त जो है कार्रवाई सुनिश्चित करें जो है कंट्रोल में लाने के लिए, तो इसमें निर्णय कौन लेगा, एसडीएम। यानी कि यहां पर कौन होगा, डीएम, यहां पर कौन होगा, एसडीएम। ठीक है। लेकिन जो है अगर हम जो है इसकी जो यहां पर तहसील में जो घटनाएं घटी हैं, डीएम तो निर्णय लेगा ही, लेकिन अगर यहां पर जो है अगर हम तहसीलदार को, तहसीलदार को, अगर यहाँ के सीईओ को, यहाँ के एसओ को भी अगर इस बात को सूचित कर दें तो हो सकता है कि इन्होंने जो निर्णय लिया है यह निर्णय प्रभावी तरीके से क्या हो, निष्पादित हो जाए जो है, और तुरंत जो है लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए जो डीएम की जो है एसडीएम को पत्र लिखा, इसका मूल प्रति एसडीएम को जारी किया जाता है, लेकिन उसकी प्रतिलिपि जो है सूचनार्थ जो है इनको भी प्रेषित कर दी जाती है। ठीक है। यानी कि प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित, इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को जो है जिनको जिनको जरूरत होती है उनको उनको क्या कर दी जाती है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रतिलिपि के माध्यम से प्रेषित कर दी जाती है।
ठीक है। अब बात आती है यहां का क्या होता है, इसमें दो होते हैं। अगर डीएम ने खुद जो है इन लोगों को सूचनात आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है तब तो यहां पर डीएम को होगा सिग्नेचर। लेकिन अगर हो सकता है डीएम का कोई अधीनस्थ जो है कर्मचारी या अधिकारी ने ही जो है अगर इसको क्या प्रतिलिपि निम्न को सूचना आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित किया है, तो डीएम न कि डीएम का कोई अधिकारी और कर्मचारी अधीनस्थ किया हो तो यहां पर उनके कर्मचारी और अधिकारियों का सिग्नेचर हो। ये वाला कोई जरूरी ना हो कि यही हो, ये भी हो सकता है अगर इन्होंने किया है तो। लेकिन अगर इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों ने ये प्रतिलिपि को जो है भेजा है तब तो उनका सिग्नेचर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एग्जाम में सामान्यतः आप दोनों ही सेम करके आइएगा। ठीक है, अब बात ये हो गई। ठीक है, अब इसमें एक और भी थोड़ा सा दिनांक और स्थान में समझ लेते हैं। दिनांक और स्थान में मतलब हमेशा इसको लिखने के लिए हमेशा दिनांक ऐसे करके 10 अगस्त, अगर प्रारूप बनाएंगे तब तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर लेटर में लिखेंगे तो 10 अगस्त 2024 और स्थान के रूप में यहां पर लिख देंगे लखनऊ। ठीक है, लखनऊ ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये होती है। अब हम लोग देखेंगे जो है कि इसमें सबसे हम लोग देखे क्या, हम लोग देखे इसमें क्या विशेषता, हम लोग क्या देखें विशेषता, हम लोग देखे क्या, हम लोग देखे इसमें जो है परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कि शासकीय पत्र पत्रावलिका हुआ औपचारिक, जिसमें एक पद से अगर पद को जारी किया जाता है तो होता है क्या शासकीय पत्र जो है। ठीक है, इसकी विशेषता को हम लोग जो है देखें, इसको हम लोग पूरी हेडिंग को हम लोग को क्या करना है रट लेनी है। उद्गम, संचालय, विषय वस्तु, भाषा, शैली, प्रारूप, संबोधन और समापन। और जैसे जैसे जो जो लेटर जाएगा उनकी उनकी विशेषता को क्या कर देना है लिख देना है। जैसे उद्गम में यह पद से पद मतलब उद्गम यह पद से पद होता है, इसका संचालन पद से पद को प्रेषित किया जाता है, इसलिए यह क्या होता है द्विआयामी होती है, यानी कि सीनियर टू जूनियर और जूनियर टू सीनियर। उसके बाद ऐसे इसकी पूरी देख लेंगे, इसके हम लोग महत्व को देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके ड्राफ्ट को भी देख लिए कि ये कैसे लिखते हैं, हूबहू एकदम सेम ऐसा ही हम लोग को लिखना है एग्जाम में। इसके बाद बात आती है कि इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है इसको समझाना होता है कि कैसे। तो ये बात हम तो ये बताए ही हैं कि इसमें दिनांक सॉरी इसमें थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा गलतियां हो गई हैं। इसके स्थान पर होगा पत्रांक। ठीक, यह यानी यह क्या है पत्रांक है 10/2/2024-25। हमने बोला है कि यह क्या बताती है, यह जो है निर्गत वर्ष बताती है, यानी कि किस वर्ष इसको निर्णय लिया गया है। यह जो है क्या बताती है, यह जो है पत्र की मूल संख्या को बताती है, यह पत्र की मूल संख्या को बताती है। यह क्या बताती है, यह बताती है पत्र की उप संख्या, पत्र की उप संख्या। ठीक है, 24-25 यह जो है पत्र की उप संख्या, और 10 क्या बताती है मूल संख्या। प्रेषक हम बताए हैं, प्रेषक किसे, ये थोड़ा दिनांक की जगह पत्रांक होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये प्रेषक जो है, प्रेषक उसको कहते हैं जो पत्र को क्या करता है जारी करता है, यानी कि क ख ग घ कामा लगा देंगे। सचिव है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के जो है। ठीक है, अब बात आती है सेवा जिसको पत्र क्या करते हैं, जिसको पत्र जारी करते हैं, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें अनुभाग 1 यानी कि जो है कोई भी जो है विभाग होती है उसमें कई अनुभागों में क्या होता है बटा होता है, इसलिए अनुभाग 1 लिखते हैं, क्योंकि एक अनुभाग इस अनुभाग से इस पत्र को क्या किया जाता है जारी किया जाता है, और या इन अनुभाग ने इसको क्या किया है निर्णय लिया है, इस बात को यह पता चलती है। ठीक है, इसको अनुभाग 1 हो गया। दिनांक को 11 अगस्त 2024 नई दिल्ली हो गया। अब इसमें विषय में क्या किस संदर्भ में जो है
किस संदर्भ में जो है इस पत्र को जारी किया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2024 से 29 क्रियान्वित किए जाने के संदर्भ में। मैंने बोला है के संदर्भ में या के विषयक में, के विषयक में, के विषयक में या के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य में, के परिप्रेक्ष्य में। इसको आप क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते, मतलब लिख सकते हैं के संदर्भ में, के विषयक में या के परिप्रेक्ष्य में, तीनों में मतलब कोई भी शब्द का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है महोदय। हमने बोला है कि संबोधन हमेशा जो है क्या होती है, सरकारी शासकीय पत्र में संबोधन हमेशा महोदय से, अगर अर्ध शासकीय पत्र है जो कल बताएंगे उसमें होती है प्रिय श्री महोदय से। इसमें अब पूरी हम बातों को लिखेंगे। उपयुक्त विषय में निदेश हुआ। एक और बात समझ लीजिएगा, ये निदेश है, आपको लगेगा कि निदेश और निर्देश भी हो सकता है। एक होती है निर्देश, एक होती है निदेश। निदेश, निर्देश का मतलब होती है ये इंस्ट्रक्शन हो सकती है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन होती है। और निदेश का मतलब होती है ऑर्डर, ऑर्डर। ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है, ये बाध्यकारी होती है। न करने पर कार्रवाई संभव हो, न करने पर कार्रवाई होती है, न करने पर कार्रवाई होती है, न करने पर कार्रवाई होती है। ठीक है, इसको न करने पर कार्रवाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसको करने न करने पर कार्रवाई होगी जो है। यानी कि उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी से है 2024 से अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में पूर्व में जारी किए निर्देशों के अनुसार ही समस्त प्रक्रियाएं व्यवहृत की जाएं। तत्काल प्रभाव से उक्त कार्रवाई सुनिश्चित कर भारत सरकार को अवगत कराएं। ठीक है, ये नीचे वाले पॉइंट में हमेशा लिखते हैं कि उक्त जो है तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें या उक्त कार्रवाई को सुनिश्चित भारत सरकार को अवगत कराएं। अब आती है संलग्नक। संलग्नक हम बताए हैं कि सम धन लग्न धन अक, यानी कि जो बराबर लगा हुआ हो, यानी कि इसके द्वारा जो है, जो इसमें जो चीजें होती हैं, ये जो भी लेटर लिखा गया है इसके दावे की पुष्टि करती है। इसमें कोई तथ्य भी हो सकती है, कोई आंकड़े भी हो सकते हैं, कोई पेपर के कटिंग भी हो सकते हैं, या कोई फोटोग्राफ हो सकते हैं। ये अगर इसमें लगा देंगे तो इसकी दावे की पुष्टि हो जाएगी जो है। ठीक है, जैसे इसमें उक्त संबंध में पूर्व में, यानी कि यह जो है जो प्रोग्राम है ये पहले जो है लाया गया है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया, और जो पहले लाया गया था यानी पूर्व में जो हमने इसको गाइडलाइन जारी किया था, उसी गाइडलाइन की छाया प्रत को हम इसमें क्या कर दिए हैं, संलग्न के रूप में लगा दिए हैं। अब हस्ताक्षर नाम क ख ग घ सचिव, यानी कि यह पूरी जो है जो लेटर को जारी किया गया इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जो यहाँ पर है। ठीक है, अब प्रतिलिपि निम्न को सूचनांत एवं आवश्यक कार्रवाई हो प्रेषित। हमने बोला है प्रतिलिपि क्या होती है, प्रतिलिपि होती है कि अगर जो निर्णय लेगा, यानी कि जिसको लेटर जारी किया गया वो तो, जिसको लेटर जारी किया गया वो तो निर्णय लेगा ही, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जिनको अगर सूचनाएं दे दी जाए तो उसके निर्णय की प्रभावशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए उनको भी क्या प्रतिलिपि के माध्यम से सूचना दे दी जाती है। हम बोले हैं यहां से कि आज्ञा से यह, अगर यह प्रतिलिपि भेज रहे हैं तब तो सिग्नेचर इनका होगा, अगर इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी इसको भेज रहे हैं तो उनका होगा जिन्होंने इसको क्या किया है, भेजा है। ठीक है, ते होता है अधीनस्थ, मतलब हस्ताक्षर यहां पर होगा। ठीक है, अब ये हो गया, यानी कि इसमें जो है क्वेश्चन को जो है इसमें पूछेगा कि आप उदाहरण से जो है शासकीय पत्र को समझाइए, तो आपको ये चीजें लिखनी है। अगर पूछेगा जो है, अगर पूछेगा ड्राफ्ट कैसे बनानी है तो आपको पूरी हुबहू ऐसे बनानी है। अगर पूछेगा जो है कि आपको परिभाषा क्या होती है तो आपको ये पूरी चीजें लिखनी है। ठीक है, अगर पूछेगा विशेषता क्या होती है तो आपको पूरा यहां से यहां लिखना है। अगर पूछेगा जो है आपका महत्व क्या होता है, आपको पूरा यह लिखना है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। और अगला हम लोग पत्र लेखन पढ़ेंगे, अर्धशासकीय पत्र जो है, जिसको हम लोग करेंगे कल जो है। ठीक है।